गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी जिसे हम बोलते हैं। बहुत बार इसे फुल ब्लड काउंट भी कहा जाता है। अब ये सीबीसी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जब भी कोई रिपोर्ट देखता है तो उसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन के बारे में देखता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या वाइट ब्लड सेल काउंट को देखता है, प्लेटलेट के ऊपर कमेंट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स के रेशो के ऊपर कमेंट करता है। बाकी डिटेल में कोई उसको देखता नहीं। उसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें डिसीज के बारे में क्लू दे सकते हैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम है, मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है, आरडीडब्ल्यू है, रेटी काउंट है, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें भी वो सीबीसी के स्ट्रिप में दिया हुआ होता है। और इसमें भी लोग बहुत ही लिमिटेड इंटरप्रिटेशन करते हैं। हीमोग्लोबिन देख के सिर्फ एनीमिया के बारे में कमेंट करेंगे, डब्ल्यूबीसी अगर बढ़े हैं तो ही इन्फेक्शन है करके बोल देंगे, प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो डेंगू है करके बोल देंगे। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे डिफरेंशियल्स है, उसके बारे में अपन क्या समझ सकते हैं। सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और चाहूँगा कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सके सीबीसी से, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब डब्ल्यूबीसी या फिर ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। एक तरह से इन्फेक्शन से बॉडी को रोकने के, बॉडी को बचाने के लिए ये सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में तैयार होते हैं और इस कारण से जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा ये इनका काउंट बढ़ जाएगा। हम देखते हैं कि फेरिंजाइटिस का भी पेशेंट अगर है और उसका आपने अगर सीबीसी कराया तो उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ के आते हैं। तो डब्ल्यूबीसी काउंट अगर बहुत बढ़ के आया है, समझो 12,000 उसका अपर लिमिट है, उसका अगर 15,000 हुआ है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को या फिर पेशेंट को एडमिट करना पड़े। ऐसा हो सकता है कि उसका जो इन्फेक्शन है वो फेरिंग्स में हो या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो, जो ओरल मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। तो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा है मतलब एडमिट करके आईवी देने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। दूसरा, डब्ल्यूबीसी काउंट सिर्फ इन्फेक्शन में नहीं बढ़ता, ये भी एक चीज़ हमको याद रखना है, क्योंकि अगर आप उस तरीके से सोचेंगे नहीं तो आप वो चीज़ को मिस कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा है लेकिन बच्चों को फीवर ही नहीं है, तो आपने सोचना चाहिए कुछ नॉन इन्फेक्टिव कॉज तो नहीं है, उसके बारे में हमने सोचना चाहिए। दूसरा, जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन एक चीज़ होगी, एक चीज़ होगी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में भी बॉडी में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ते हैं। इन्फ्लेमेशन फॉर एग्जांपल रूमेटिक आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर रूमेटिक फीवर हुआ है, या फिर कोई और भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में हुआ है, तो उसके कारण से भी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर अपसेस हो गया तो एक इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, और ऐसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन में आपका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ सकता है। तो ये स्पेसिफिक भी नहीं है कि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा है मतलब कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये मतलब है कि बॉडी किसी इन्फेक्शन से बचने के लिए डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा रही है, और बहुत बार बिना इन्फेक्शन के भी बढ़ा सकती है। फॉर एग्जांपल कोई अगर इन्फ्लेमेटरी डिसीज हमने सस्पेक्ट किया, इसके अलावा कुछ इम्यून डिसीजेस रहते हैं जिसमें ऑटो इम्यून डिसीजेस भी आते हैं, उसमें आपका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ सकता है। और बहुत रेयरली अगर ये काउंट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का डब्ल्यूबीसी काउंट 50,000 के करीब जा रहा है या 30,000 के ऊपर जा रहा है, तो आपने मैलिग्नेंसी भी सस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी काउंट हमको हेल्प करता है। एक चीज़ यहाँ पे जो हमको ध्यान रखना है कि कभी कभी कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी काउंट हमको हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर डब्ल्यूबीसी काउंट आपका 25,000 है, 26,000 है और बच्चा है, तो आपने उसके वैक्सीनेशन की हिस्ट्री लेनी चाहिए। बहुत बार जो व्हूपिंग कफ है, पर्टुसिस जो हम बोलते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ मिलता है, और ऐसे कंडीशन में बहुत बार एजिथ्रोमाइसिन अगर हम ऐड करें तो उसका रिस्पॉन्स हमको मिल सकता है। तो कोई भी बच्चा है जो फीवर, कफ, कोल्ड के साथ में आ रहा है, डब्ल्यूबीसी काउंट उसमें ज़्यादा है, तो अपने व्हूपिंग कफ कंसिडर करना चाहिए। बहुत बार माइकोप्लाज्मा रह सकता है, और ऐसे पेशेंट जनरली एजिथ्रोमाइसिन को रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत बार कम हो जाता है ना। नॉर्मल लोअर वैल्यू हमने 4,000 के करीब देखी है। 4,000 से अगर नीचे जाता है तो क्या करना है, तो क्या समझना है। बहुत बार लोग देखते ही नहीं है कि वैल्यू कम हुई है।
अगर WBC काउंट आपका लो जा रहा है, जो नॉर्मल रेंज है उसके भी नीचे जा रहा है, तो आपने वायरल सस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बॉडी में जो बोन मैरो है उसकी प्रोडक्शन को हैम्पर करते हैं, जिसके कारण से WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट सबको कम कर सकते हैं। तो लो WBC काउंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वायरल इन्फेक्शन डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं है और फिर भी उसका अगर WBC काउंट कम है, तो अपने बोन मैरो का डिसीज सस्पेक्ट करना चाहिए। हो सकता है उसका बोन मैरो में जो WBC का प्रोडक्शन है उसी को वही सप्रेस हो गया है। तीसरा, उसमें अगर हम देखें तो WBC काउंट कम होने का और एक कारण होता है, अगर न्यूबॉर्न में अगर ये है तो सीवियर सेप्सिस एक कारण हो सकता है। तो जब भी न्यूबॉर्न में WBC काउंट कम हो जाता है तो हम थोड़े से वरीड हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम नॉर्मल काउंट भी देखें न्यूबॉर्न का तो 20,000 तक जा सकता है नॉर्मली भी, उसका मतलब इन्फेक्शन रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कम हो जाता है, 4,000 के नीचे जाता है, तो हमने उसमें सेप्सिस सस्पेक्ट करना चाहिए, वो भी सीवियर सेप्सिस सस्पेक्ट करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार वो एक क्लू होता है, उस टाइम पे अगर आपने एक्ट नहीं किया तो फिर बाद में बच्चा बहुत ही फुल ब्लोन सेप्सिस में आता है और फिर एंटीबायोटिक का असर आने को जितना समय लगता है उतना देर बच्चा स्टेबल नहीं रह पाता और बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हर बार लो WBC काउंट सेप्सिस ही इंडिकेट करेगा। बहुत बार जो IUGR बेबी है उसमें एक कॉज वो रह सकता है जिसमें बिना इन्फेक्शन के भी WBC काउंट कम होता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में बेटर है पेशेंट को एडमिट कर लो, उसका कल्चर भेज दो, एंटीबायोटिक शुरू कर दो, कल्चर निगेटिव आता है, सब्सिक्वेंटली बच्चा ठीक रहता है, उसके WBC काउंट बढ़ जाते हैं तो आप उसको कभी भी बंद कर सकते हैं। अभी अनदर एक जो रीज़न है जिसमें WBC काउंट बढ़ सकते हैं वो है स्प्लीनिक, अगर ऑपरेशन हुआ है, स्प्लीन को अगर हटा दिया है तो WBC काउंट बढ़ सकता है। तो जब भी सेल्स जो सर्कुलेशन में होते हैं उनमें से जो ओल्ड सेल्स है उसको रिमूव करने का काम स्प्लीन करता है। अगर स्प्लीन का सर्जरी करना पड़ा किसी कारण से, स्प्लीन अगर हटा दिया गया है, तो ये जो ओल्ड सेल्स को रिमूव करने का फंक्शन है वो हैम्पर हो जाता है, जिसके कारण से आप देखेंगे कि जो WBC काउंट है, प्लेटलेट काउंट है, उनका बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है। इसके अलावा जो WBC काउंट्स है वो हम देखते हैं कि कुछ इम्यूनो डिफिशियंसीज है या फिर जो HIV एड्स है उसमें WBC काउंट कम हो सकता है। तो आपको सिर्फ रिपोर्ट नहीं देखनी है, आपको ओवरऑल पिक्चर देखना है, आपको पेशेंट देखना है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री समझनी है, क्या उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या फिर अभी रिसेंटली फीवर में से हुआ है, घर में और किसी को कुछ इन्फेक्शन है क्या, ये सारी चीज़ें हमको समझना है। जब WBC काउंट बड़ा होता है तो उसके साथ में हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स के रेशो क्या है और लिम्फोसाइट्स कैसे हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम 80% न्यूट्रोफिल्स रहते हैं और जो 20% 30% जो है वो लिम्फोसाइट्स रहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं उस प्रोपोर्शन में। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इन्फेक्शन को रिस्पॉन्स रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन रहता है। लिम्फोसाइट्स जब बढ़ते हैं तो ये मोस्टली वायरल के कारण रहता है। लेकिन जैसा मैंने बोला था कि पर्टूसिस या वूपिंग कफ में अगर TLC काउंट आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपका लिम्फोसाइट्स का कंपोनेंट ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में आपने वूपिंग कफ सस्पेक्ट करना चाहिए, उसमें एजिथ्रोमाइसिन का रोल ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि एंटेरिक फीवर जो होता है, मतलब जो टाइफाइड होता है, उसमें भी आपके न्यूट्रोफिल्स थोड़े से कम हो जाते हैं और लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो जो भी क्रोनिक इन्फेक्शन चलते हैं, स्लो इन्फेक्शन है, ज़्यादा दिन के लिए रहते हैं, उसमें लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ने लगता है धीरे धीरे और न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम होने लगता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली लिम्फोसाइट्स आपके बढ़े हुए तो आपने CLL या ALL सस्पेक्ट करना चाहिए, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया को सस्पेक्ट करना चाहिए। तो TLC काउंट बहुत ज़्यादा है और लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज ज़्यादा है तो आपने ALL सस्पेक्ट करना चाहिए। जब हम रेड ब्लड सेल्स की तरफ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ हीमोग्लोबिन देखते हैं, लेकिन उसके अलावा हमको और कुछ चीज़ें देखनी चाहिए जो हमको डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती है। तो हीमोग्लोबिन के साथ में आप देखोगे तो कहीं किसी रिपोर्ट में PCV लिखा रहता है, कहीं किसी रिपोर्ट में हिमेटोक्रिट करके लिखा रहता है, HCT।
मीनिंग एक ही है। मतलब अगर आप ब्लड को अगर EDTA इसमें लेते हैं ताकि वो क्लॉट ना हो और उसको अगर सेंट्रीफ्यूज करें तो जो भी उसके सेल्स है वो बेस में आ जाएंगे और ऊपर में आपका प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा। जो प्लाज्मा के नीचे का रेड पोर्शन है उसको हम हिमेटोक्रिट बोलते हैं। उसके ऊपर की जो लेयर रहती है रेड सेल्स के ऊपर, उसमें प्लेटलेट और WBCs रहते हैं, लेकिन जो सबसे नीचे का रेड पोर्शन जो रहता है उसको हम बोलते हैं हिमेटोक्रिट। मतलब अगर किसी का ब्लड ले तो उसमें जो RBCs का कंपोनेंट है, हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है, वो कितना है। और इसी को पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम इसलिए क्योंकि आपने सब सेल को सेंट्रीफ्यूज करके एक जगह पे जमा करने के बाद आप देखना चाहते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है। इसके अलावा RBCs कितने हैं ब्लड में, ये भी एक पैरामीटर हमको देखना जरूरी है। अब हीमोग्लोबिन कब कम होगा एनीमिया में, अगर RBCs ही आपके बन नहीं रहे हैं, है ना, किसी भी कारण से। एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसको हम किसी दिन अलग से सेपरेट डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एनीमिया, और उसको कैसे डिवाइड करना है, कैसे याद करना है। पर ओवरऑल परसेंटेज में अगर आप देखोगे कि किसी कारण से ब्लड बन ही नहीं रहा, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी हो गया, या फिर आपकी विटामिन B12 या फिर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हो गया, या फिर आपका बोन मैरो फेल्यूर के कारण एनीमिया, या फिर आपके ब्लड सेल्स टूट रहे, RBCs टूट रहे जिसके कारण से एनीमिया हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया और ब्लड बह गया, तो ऐसे किसी भी कंडीशन में अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो आपका हीमोग्लोबिन भी कम होगा और जो PCV या हिमेटोक्रिट है वो भी कम होगा। अब ये जो हिमेटोक्रिट है ये इंडिकेट करता है कि टोटल आपका जो RBC का और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है वो कितना कम हुआ। कभी ये बढ़ सकता है क्या? हाँ, कभी कभी ये बढ़ भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट अगर डिहाइड्रेटेड है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गया या फिर पानी नहीं मिला पीने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में जो ब्लड में का प्लाज्मा का कंपोनेंट है वो कम हो जाता है डिहाइड्रेशन के कारण, और रिलेटिवली आपका हिमेटोक्रिट बढ़ जाएगा। दूसरा, हमने डेंगू के चैप्टर में समझा था कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर का ब्लड है उसके अंदर कैपिलरी लीक हो जाता है, जिसके कारण से जो प्लाज्मा है वो वेसल्स को छोड़ के पेरीफेरी में, पेट में जाके बैठ जाता है, चेस्ट में जाके बैठ जाता है, जिसके कारण से इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसके कारण से भी आपका हिमेटोक्रिट बढ़ जाता है। ठीक है। तीसरा, हमने सोचा कि बर्न हो गया, बर्न में भी फ्लूइड इवेपोरेट हो गया जिसके कारण से हिमेटोक्रिट बढ़ गया। तो ऐसे या तो प्लाज्मा कम होगा या फिर सच में आपका हिमेटोक्रिट बढ़ा। अब हिमेटोक्रिट कब बढ़ेगा? फॉर एग्जांपल न्यूबॉर्न का हीमोग्लोबिन अडल्ट्स के हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होता है क्योंकि उसको माँ के ब्लड में से ऑक्सीजन खींचना होता है, तो हिमेटोक्रिट न्यूबॉर्न का हमेशा ज़्यादा रहेगा। स्पेसिफिकली अगर IUGR बेबी है तो उसके शरीर में क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो ज़्यादा एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन बनाता है और ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाता है, तो इंक्रीज प्रोडक्शन में हम PCV उनका ज़्यादा रहेगा। जो हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोग हैं, हिमालय में रहते हैं, तो वहाँ पे वैसे ही ऑक्सीजन का उनको परसेंटेज कम मिलता है, तो जिसके कारण से उनको ज़्यादा एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट करके जो हीमोग्लोबिन है ज़्यादा बनाना पड़ता है ताकि उनका शरीर अच्छे से काम कर सके। तीसरा, जो क्रोनिक COPD के पेशेंट्स हैं, बहुत दिनों से जिनको अस्थमा है या फिर जिनको ब्रोंकिएक्टेसिस है, ऐसे पेशेंट भी अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा लेते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन खींचने के लिए, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट को हम एरिथ्रोपोएटिन देते हैं, किसी और कारण से दिया है, एनीमिया के लिए नहीं लेकिन किसी और कारण के लिए अगर एरिथ्रोपोएटिन दिया है तो भी आपका हिमेटोक्रिट बढ़ता है। बहुत से लोग जो स्टीरॉइड्स लेते हैं, एनाबोलिक स्टीरॉइड, खास करके जो मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए एनाबोलिक स्टीरॉइड लेते हैं, उनके लिए भी हिमेटोक्रिट बढ़ जाता है। अब हमको कैसे पता चलेगा? सिर्फ रिपोर्ट देख के, CBC देख के हमको पता चल सकता है कि या ये हिमेटोक्रिट प्लाज्मा कम होने के कारण बढ़ा है या फिर सच में इसका हीमोग्लोबिन या RBCs बढ़ गए हैं, तो वो देखने के लिए हमको RBC काउंट देखना है। ठीक है। तो अगर आपका RBC काउंट बढ़ा है और हिमेटोक्रिट भी बढ़ा है, मतलब ये इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBCs है ना, तो ये एरिथ्रोपोएटिन ज़्यादा सिक्रीट होने के कारण या फिर न्यूबॉर्न पीरियड में IUGR होने के कारण या फिर हाई एल्टीट्यूड के कारण हुआ है। लेकिन अगर समझो आपका हिमेटोक्रिट तो बढ़ा है लेकिन RBC काउंट नॉर्मल है, इसका मतलब है कि जो आपने वॉल्यूम ब्लड लिया है उसमें प्लाज्मा का परसेंटेज कम है, मतलब इसमें पेशेंट को डिहाइड्रेशन ज़्यादा हुआ है। तो इस प्रकार से ये दो पैरामीटर देख के आप
हिमेटोक्रिट के बढ़ने का कारण समझ सकते हैं। और कम होने का कारण हमने समझा था कि ये मोस्टली एनीमिया के कारण, ब्लड लॉस जो किसी भी कारण से हो सकता है, ब्लड लॉस, हीमोलिसिस या फिर डिक्रीज हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के कारण हो सकता है। और जब ये इंक्रीज हीमोग्लोबिन जब रहता है तो उसके लिए एक सेपरेट एंटिटी भी उन्होंने दी है, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा। तो जो रेड ब्लड सेल्स जब बढ़ जाते हैं, जिसके में हमने देखा था कि हिमेटोक्रिट भी बढ़ेगा और आरबीसी काउंट भी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा। ये टोटली डिफरेंट कंडीशन होती है, इसको आप अलग तरह से अप्रोच करेंगे। आज इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, आज सिर्फ सीबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जब हमने देखा कि एनीमिया है पेशेंट को, तो उसको कौन से कारण से एनीमिया हुआ है, क्या हम सिर्फ सीबीसी का रिपोर्ट देख के इसको समझ सकते हैं? तो उसके लिए ये दो कंपोनेंट को हम समझेंगे। तो इसका मतलब क्या है? MCV मीन्स मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम। कार्पुस्कुलर मतलब जो आरबीसीज के सेल्स होते हैं उसको कार्पुस्कुल्स बोलते हैं। याद रखने के लिए हम मीन सेलुलर वॉल्यूम भी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल जो शॉर्ट फॉर्म है ये मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम है। और दूसरा है मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? अब ये मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम अगर देखें तो जो सेल्स है, आरबीसीज है, उसका साइज क्या है, उसके ऊपर आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जब सेल्स छोटे हैं तो आपका मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम कम रहेगा। जब ये सेल्स नॉर्मल है तो आपका मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा। और अगर ये सेल्स का साइज अगर बढ़ गया है तो आपका मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। अब ये सब वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि जो भी सीबीसी का रिपोर्ट होता है उसके राइट हैंड साइड में मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो उसके नॉर्मल वैल्यूज़ दिए हुए रहते हैं। तो उसको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को मगअप करने की ज़रूरत नहीं, सब रिपोर्ट्स में दिया हुआ होता है। तो आपको आरबीसीज का साइज पता चल जाता है। तो जस्ट आपको पीएस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम देखो, उसमें से आपको आइडिया आ जाएगा कि जो उसके आरबीसीज है वो छोटे हैं, नॉर्मल है या नॉर्मल से बड़े हैं, और वो हमको डायग्नोसिस दे सकता है। तो अगर उसके मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम छोटा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये माइक्रोसाइट्स है, छोटे छोटे सेल्स है। अगर वो नॉर्मल है तो हम उसको नॉर्मोसाइट्स बोलेंगे। और अगर उनका साइज बड़ा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये इसके जो सेल्स है ये मैक्रोसाइट है, MACRO, मैक्रोसाइट्स है, मतलब बड़े सेल्स है। तो ये हमको एक क्लू देता है कि किस प्रकार का एनीमिया हम डील कर रहे हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमको MCV देखना है, MCSC देखना है। अब MCSC क्या है? मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन या मीन सेलुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो उन्होंने क्या किया कि सेल्स का साइज देख लिया, उसके अंदर एवरेज कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है, उसके हिसाब से उन्होंने उसको मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से उसको डिवाइड किया है। तो किसी सेल का अगर मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब हर सेल में जो हीमोग्लोबिन भरा हुआ होना चाहिए वो कम है। और अगर MCHC ज़्यादा है तो मतलब जितना सेल का साइज है उस हिसाब से जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा है ना। और अगर नॉर्मल है ये वैल्यूज़ तो मतलब नॉर्मल है, सेल में जितना परसेंटेज हमेशा नॉर्मली रहता है उतना ही है। तो ये दोनों पैरामीटर्स देख के हमको डिसाइड करना है। जब MCHC मतलब हर सेल में का हीमोग्लोबिन कम है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिया। क्रोमिया मतलब कलर, हाइपोक्रोमिया मतलब उसका कलर थोड़ा सा फेड दिख रहा है ना। और जो दूसरा है वो अगर वो MCHC ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम हाइपरक्रोमिया है। तो अगर सेल का साइज छोटा है मतलब आपका MCV भी कम है और सेल में का हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है, मतलब MCHC भी लो है, तो उसको हम कहेंगे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है। तो जो भी सेल का साइज भी हम सीबीसी में समझ सकते हैं और उसके अंदर का हीमोग्लोबिन कितना है, मतलब वो दिखने में कैसे पेल है या फिर बहुत ज़्यादा रेड है, वो भी हम ये पैरामीटर्स को देख के समझ सकते हैं। तो इनके हिसाब से आप बहुत बार जो एनीमिया का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जब भी MCV कम रहेगा उनको माइक्रोसाइटिक सेल्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये कौन सी कंडीशन में मिलेगा हमको? ये मिलेगा हमको आयरन डेफिशिएंसी में, ये मिलेगा हमको साइटोरोब्लास्टिक एनीमिया में, लीड पॉइजनिंग में और थैलेसेमिया में। तो ऐसे कंडीशन में हमको ये MCV कम मिलेगा, माइक्रोसाइट्स मिलेंगे। और एक स्पिरोसाइटोसिस में जो हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस होती है उसमें भी मिलेगा। और अगर ये साइज बढ़ गया, MCV बढ़ गया है तो कौन से कंडीशन में मिलेंगे? तो जनरली ये जो B12 डिफिशियंसी है या फिर फोलिक एसिड डिफिशियंसी है या फिर अप्लास्टिक एनीमिया है जिसमें बोन मैरो में प्रॉब्लम आ रहा है,
वैसे कंडीशन में हमको ये चीज़ें मिलेंगी। साथ में हमको जब लीवर डिसीज़ या फिर अल्कोहल के पेशेंट्स मिलते हैं उसमें भी ये मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलता है, वो बड़े सेल्स होते हैं। और मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कब कम मिलेगा? जब आपका हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन हैम्पर होगा, कोई भी कंडीशन हो उसमें आपको ये मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगा। तो अगर हम देखें कि उसके पैरामीटर्स क्या है, अगर पेशेंट को एनीमिया होता है तो हम एमसीवी देखेंगे, एमसीएचसी देखेंगे, उसके हिसाब से हम उसको डिसीज को क्लासीफाई कर सकते हैं क्या, वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम कम है, मतलब माइक्रोसाइट्स है, और आपका हीमोग्लोबिन भी कॉन्सेंट्रेशन पर सेल का कम है ना, एमसीएचसी भी कम है, तो उसको हम बोलेंगे कि हाइपोक्रोमिया है, तो ये आयरन डिफिशियंसी हमको सस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, आयरन स्टडीज भेजेंगे, उसके फेरिटिन भेजेंगे, उसका टोटल सीरम आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भेजेंगे, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि उसको आयरन डिफिशियंसी है या नहीं है। तो अगर मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम कम है, मतलब माइक्रोसाइट्स है, लेकिन मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल है, और कभी कभी ये भी रहा, तो आपको थैलेसीमिया सस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है थैलेसीमिया की, या फिर फैमिली हिस्ट्री है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो ऐसे कंडीशन में आपने थैलेसीमिया देख लेना चाहिए। और किसी भी पेशेंट को थैलेसीमिया लेबल करने के पहले उसका आयरन स्टडीज हमने कर लेना चाहिए। तो ये कंडीशन में आपके आयरन स्टडीज नॉर्मल रहेंगे, फेरिटिन का लेवल वगैरह नॉर्मल आएगा। आयरन डिफिशियंसी में आपका फेरिटिन लेवल बहुत कम रहेगा। इसके अलावा अगर दोनों भी नॉर्मल है लेकिन एनीमिया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज है, रिनल डिसीज है, या फिर बहुत दिनों से कोई बीमार है ना, तो ऐसे कंडीशन में जो इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस रहते हैं। इसके अलावा अगर आपका एमसीवी कम हो गया, मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम कम, एमसीवी कम हो गया लेकिन एमसीएचसी बढ़ गया है, मतलब सेल्स तो छोटे हैं लेकिन हीमोग्लोबिन ठूस ठूस के भरा है उसमें, तो ऐसे कंडीशन में आपने हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस सस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि सेल्स तो छोटे हैं लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे इसमें आपने हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस सोचना चाहिए। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट आप इसके लिए कर सकते हैं, और जो पेरिफेरल स्मीयर्स है उसको अगर आप अच्छे पैथोलॉजिस्ट के पास में भेजेंगे तो वो बताएंगे आपको कि स्पिरोसाइट्स दिख रहे हैं। अब ये तो हमने समझा कि मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम कम हो गया तो क्या रहेगा। अब अगर मीन कार्पुस्कुलर आपका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, मतलब सेल्स बड़े बड़े हैं, और उसका मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल है या कम हुआ है, तो जैसा हमने समझा था कि ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, मतलब इसके सेल्स बड़े हुए हैं, जो आरबीसीज है वो बड़े बड़े हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपने जैसे B12 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी समझना चाहिए, जिसका नाम ही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, या फिर अप्लास्टिक एनीमिया जिसमें बोन मैरो का फंक्शन कम हुआ है किसी भी कारण से, अप्लास्टिक एनीमिया से बोलिए या फिर ड्रग डोजेस के कारण बोलिए, किसी मेडिसिन के कारण अगर बोन मैरो सप्रेस हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपको सेल्स मिलेंगे वो मेगालोब्लास्ट मिलेंगे, मतलब बड़े बड़े सेल्स मिलेंगे। और अगर आप पीएस पे देखोगे तो आपको वो पैथोलॉजिस्ट बताएगा कि सेल्स आर बिगर देन नॉर्मल। तो ऐसे कंडीशन में जस्ट ये दो पैरामीटर देख के हम काफ़ी सारे एनीमियाज को डायग्नोस कर सकते हैं। अब एक और पैरामीटर होता है जो बहुत से लोग देखते ही नहीं है, वो है RDW। RDW इसका लॉन्ग फॉर्म है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, मतलब अगर हम आरबीसीज को देखें तो उसके साइजेस में कितना वेरिएशन है। तो जो साइज के वेरिएशंस होते हैं उसको एनिसोसाइटोसिस बोलते हैं, मतलब साइज बहुत छोटे बड़े हैं, यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब भी आपका RDW बढ़ा हुआ है, अगेन वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, वो पीएस में दिया हुआ, वो आपके सीबीसी के रिपोर्ट में नॉर्मल वैल्यूज दिए हुए होते हैं। तो अगर RDW बढ़ा हुआ है मतलब आपके साइजेस जो रेड ब्लड सेल्स है उसके साइजेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो आपने इसका पीएस देखना चाहिए कि इसके आरबीसीज कैसे देख रहे हैं। तो पैथोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट करना है कि सर आप इसका पीएस रिपोर्ट करो, है ना। तो पीएस में आप देखोगे कि अलग अलग साइजेस के जो आरबीसीज है वो अलग अलग साइजेस के मिलेंगे। तो कौन सी कंडीशन में ये सब मिल सकते हैं? मोस्टली आयरन डिफिशियंसी है, या फिर न्यूट्रिशनल एनीमिया लाइक फोलिक एसिड, या फिर B12 डिफिशियंसी है, या फिर बहुत बार जो पेरिफेरल डिस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें आरबीसी में, फॉर एग्जांपल हीमोलिटिक एनीमियाज में ये RDW काफ़ी बढ़ा हुआ मिलता है। तो आपको ये RDW को अगर बढ़ा हुआ है तो उसमें आपने एनिसोसाइटोसिस, मतलब इसमें समझना है कि इसके सेल्स काफ़ी वेरिएशंस है, वो आपको समझना है। अगर आपका MCV MCSC कम है और RDW बढ़ा हुआ है तो ये बहुत अच्छे से इंडिकेट करता है कि ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है, हीमोग्लोबिन का वैल्यू जो है रेंज में है 10 से ज़्यादा है, लेकिन
जो एमसीवी एमसीएससी है वो कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक है लेकिन एनीमिया नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को एनीमिया नहीं है लेकिन उसको आयरन डिफिशियंसी है, आप उसको आयरन दो, है ना। तो अगर आप आयरन सप्लीमेंट करेंगे तो बाकी जो प्रॉब्लम है आयरन डिफिशियंसी के, फॉर एग्जाम्पल भूख न लगना, चिड़चिड़ा होना, कॉन्सेंट्रेशन का कमी होना, या फिर पाई का कुछ भी पकड़ के बच्चे जो मुंह में डालते हैं, तो वो कंडीशन में इंप्रूवमेंट होगा। ऐसे कंडीशन में आप उसको आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं, आयरन रिच डाइट दे सकते हैं जो बच्चे को हेल्प करेगा आयरन डिफिशियंसी से बाहर में आने के लिए। तो एक जो हमने समझा था कि RDW देखा था, RDW बढ़ा हुआ मिलेगा आपको आयरन डिफिशियंसी में, B12 या फोलिक एसिड डिफिशियंसी में, सिडरोब्लास्ट में, बहुत बार सिकल सेल एनीमिया में। तो ऐसे कंडीशन में आपको RDW बढ़ा हुआ मिलेगा। जब भी RDW बढ़ा है रिक्वेस्ट फॉर PS। अब और एक कंसेप्ट यहीं पे क्लियर करना चाहूँगा, वो है रेटिकुलोसाइट्स काउंट का। अब बहुत बार इसको रेटी काउंट करके भी भेजते हैं, इसको परसेंटेज में रिपोर्ट करते हैं कि रेटी काउंट 2% है, 3% है, 4% है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? रेटिकुलोसाइट्स जो है वो इमेच्योर RBCs है। अब बोन मैरोज में RBCs मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद में वो ब्लड में आते हैं बोन मैरो से। लेकिन किसी कारण से अगर समझो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग RBCs है वो कम पड़ रहे हैं, तो बॉडी क्या सिग्नल भेजती है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, RBCs भेजो, RBCs भेजो। तो बोन मैरो में से जो इमेच्योर RBC जो भी पूरे पकने के हैं, पूरे बनने के हैं, वो भी ब्लड में आना शुरू हो जाता है। नॉर्मली इनका परसेंटेज 2% से ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन अगर किसी कारण से डिमांड बढ़ गया है और बोन मैरो इमेच्योर रेटिसाइट्स काउंट को अगर ब्लड में भेज रहा है तो इसका परसेंटेज 6%, 10% तक के भी जा सकता है। तो ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें ब्लड को ज़्यादा RBCs की ज़रूरत होती है, मतलब जो है वो ऑलरेडी है लेकिन वो टूट रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका हीमोलिटिक एनीमिया है, हीमोलिटिक एनीमिया में अगर आपके RBCs ऑलरेडी टूट रहे हैं तो जो रेटिकुलोसाइट्स काउंट्स है वो बढ़ जाएगा, बोन मैरो ज़्यादा इमेच्योर सेल्स भेजेगा क्योंकि उसको मैच्योर करने का उतना समय नहीं मिल रहा। तो वो बोल रहा है कि आप निकलो, आगे चल के काम करो, और काम करते करते मैच्योर हो तो अगले 1-2 दिन में वो रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं वो RBCs में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कंसेप्ट हमको समझना है। तो रेटिकुलोसाइट्स अगर काउंट बढ़े हुए इसका मतलब है कि बोन मैरो को इमेच्योर सेल्स भेजने पड़ रहे हैं क्योंकि ब्लड में RBCs की डिमांड पूरी नहीं हो रही है ना। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये दिखा रहा है कि जो ब्लड में ऑलरेडी सेल्स है वो प्रीमेच्योरली डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जैसे कि हीमोलिटिक एनीमिया, या फिर कहीं से थोड़ा ब्लड जा रहा है जिसके कारण से ब्लड कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल किसी को बहुत क्रोनिक ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं जो रोज ब्लीड होते हैं जिसके कारण से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है और जिसके कारण से आपका रेटिकुलोसाइट्स काउंट बढ़ रहा है। या फिर बहुत बार ये रेटिकुलोसाइट्स काउंट आपको इंडिकेट भी करता है कि आपका बोन मैरो काम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है या फिर अप्लास्टिक एनीमिया है, उसमें रेटिकुलोसाइट्स आपका एकदम कम हो जाएगा। वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो नॉर्मली 2% रहता है वो भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बोन मैरो से RBCs ही नहीं बन रहे। तो ये भी रिस्पॉन्स हमको समझना है। और बहुत बार अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो आप देखोगे, जैसा हमने समझा था कि इसमें रेटी काउंट कम रहेगा, लेकिन जैसे ही आप आयरन एडिक्वेट डोज में दोगे तो उसके रेटिकुलोसाइट्स काउंट बढ़ जाएंगे ब्लड में। दैट मीन्स वो इंडिकेट करेगा कि बोन मैरो का रिस्पॉन्स आ गया है। अभी तो फिलहाल ये इमेच्योर भेज रहा है लेकिन धीरे धीरे वो पूरा RBCs को मैच्योर कर लेगा, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत बार जब कोई एनीमिया का पेशेंट होता है, खास करके न्यूबॉर्न में, और उसमें आयरन डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन अगर अभी कम है, फॉर एग्जांपल अगर आपका हीमोग्लोबिन 7 पे आके अटका हुआ है और आपको डिसीजन लेना है कि इसको आप ब्लड देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, तो आप उसका रेटी काउंट देख लीजिए। अगर आपके आयरन के सप्लीमेंट के साथ उसका रेटी काउंट बढ़ गया है, मतलब बोन मैरो अच्छे से काम कर रहा है, ये आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा, आप उसको वेट कर सकते हो। लेकिन अगर रेटिकुलोसाइट्स काउंट अभी भी 2% के नीचे है, आपने आयरन दे दिया, सब दे दिया, तो आपको पता है कि ये कोई आगे चल के हीमोग्लोबिन बढ़ने वाला नहीं है, आप उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देंगे। तो ये रेटिकुलोसाइट्स काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। रेटिकुलोसाइट्स काउंट अगर बढ़ा है, फॉर एग्जांपल हम जॉन्डिस में देखते हैं, जॉन्डिस के पेशेंट में रेटिकुलोसाइट्स काउंट क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो इनडायरेक्ट मार्कर है कि पेरिफेरली आपके जो RBCs है वो टूट रहे हैं। तो आपको ऐसे कंडीशन में रेटिकुलोसाइट्स काउंट अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा जॉन्डिस एक्सपेक्ट करना है नियोनेटल जॉन्डिस में। या फिर अगर कोई एनीमिया आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन सस्पेक्ट करना है। आपको सोचना है कि ये हीमोलिटिक एनीमिया तो नहीं है। और अगर रेटिकुलोसाइट्स कम हो रहा है मतलब आपका बोन मैरो काम नहीं कर रहा है। अभी हम प्लेटलेट काउंट के बारे में समझेंगे। प्लेटलेट काउंट, बहुत बार लोग जब भी प्लेटलेट काउंट लो देखते हैं तो बोलते हैं कि ये
इसको डेंगू है। डेंगू एक कारण नहीं है, डेंगू बहुत सारे कारण में का एक कारण है प्लेटलेट कम होने का। तो प्लेटलेट के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्लेटलेट जो है वो बनते हैं बोन मैरो में, बोन मैरो में बनते हैं, सर्कुलेशन में आते हैं, उसके बाद जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है उसमें रहते हैं और उसके बाद में वो जाके डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। ये रोज के प्लेटलेट बनने चाहिए। अगर प्लेटलेट बन नहीं रहे हैं तो ये इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, ये 7 दिन से ज़्यादा नहीं रहते। जबकि हम देखते हैं कि हमारे आरबीसीज 60 दिन तक के रह सकते हैं ना, 60 से 120 दिन तक के रहते हैं। तो ये जब भी किसी कारण से इनका प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, वायरल इन्फेक्शन के कारण या बोन मैरो के डिसीज के कारण, तो इनके प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। जब भी वो डिसीज रिकवर होगा तो वो अपने आप प्लेटलेट बढ़ जाएंगे। प्लेटलेट देने से प्लेटलेट नहीं बढ़ते, क्योंकि इनका चढ़ाए हुए प्लेटलेट तो 24-48 आवर्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाते। तो आपको ये समझना है कि प्लेटलेट का जो काउंट है वो उसके प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो समझते हैं कि प्लेटलेट काउंट अगर बढ़ गए, प्लेटलेट ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोस बनाने में प्लेटलेट का काम है, इसलिए ये जो भी टर्मिनोलॉजी हो थ्रोम्बो का उसमें नाम आएगा। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस मीन्स इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट काउंट कब बढ़ेंगे? जैसा हमने समझा था कि बोन मैरो में ज़्यादा बन रहे हैं या फिर पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन उसका कम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे जो प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएंगे। बोन मैरो में प्लेटलेट क्यों बढ़ेंगे? इसके 2 कारण हैं। जो एक इरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन होता है जो किडनी से सिक्रीट होता है और जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसीज बनाने के लिए, उसके कुछ एक्शंस जो प्लेटलेट बनाने वाले सेल्स है उसके ऊपर भी होता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा प्लेटलेट बनने शुरू हो जाते हैं। तो जिस कंडीशन में इरिथ्रोपोएटिन बढ़ेगा उस कंडीशन में हमारा प्लेटलेट काउंट भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को क्रोनिक एनीमिया है तो उसमें इरिथ्रोपोएटिन का लेवल ज़्यादा रहेगा। अगर कोई हाई एल्टीट्यूड में है तो उसमें इरिथ्रोपोएटिन का लेवल ज़्यादा रहेगा और ये इरिथ्रोपोएटिन का लेवल इसके प्लेटलेट भी बढ़ा देगा। अगर कोई इरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शंस ले रहा है, फॉर एग्जांपल जो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़ में आप समझोगे कि रीनल डिसीज़ का पेशेंट है, उसको आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना चाहते क्योंकि आगे चल के उसको किडनी ट्रांसप्लांट लगने वाला है, और अगर आप किसी डोनर का ब्लड दे रहे हैं तो उसका HLA सेंसिटाइजेशन होता है, तो आप उसको इरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शंस दे रहे हो। तो इरिथ्रोपोएटिन आरबीसीज को भी बढ़ाएगा लेकिन साथ साथ प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर कोई बोन मैरो का ही डिसीज है, उसमें अगर समझो बोन मैरो हाइपर फंक्शन कर रहा है जो या फिर माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है, तो एडिशन में भी आपके प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं। पॉलीसाइथेमिया वेरा अगेन माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है, उसमें आपका प्लेटलेट काउंट ज़्यादा मिलेगा। तीसरा, हमने समझा था कि अगर प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन कम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने समझा था कि WBC प्लेटलेट जाके जो पुराने होते हैं वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर आपने स्प्लीन निकालना पड़ा किसी कारण से पेशेंट का, तो उनका प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पुराने प्लेटलेट्स है वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो सर्कुलेशन में ज़्यादा रहेंगे, जिसके कारण से इनका काउंट बढ़ के आएगा। तो इस प्रकार अगर समझो कि किसी का मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम कम है, मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसको RDW उसके बढ़े हुए हैं और उसके प्लेटलेट काउंट बढ़े हुए हैं, तो इसका डायग्नोसिस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। आप सिर्फ CBC का रिपोर्ट देख के बता सकते, उसका आयरन स्टडीज भेजिए, बढ़ के आएगा, आयरन डिफिशियंसी आएगी, आप उसको एडिक्वेटली ट्रीट कर सकेंगे, कॉन्फिडेंटली ट्रीट कर सकेंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो हमको समझनी है कि जैसे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में आपका WBC काउंट बढ़ता है, वैसा ही प्लेटलेट भी एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। मतलब जब भी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आता है तो बॉडी प्लेटलेट का काउंट बढ़ा देती है। तो वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्रीज प्लेटलेट काउंट जो हम देखें वो क्रोनिक इन्फेक्शन या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना। तो हमने देखा था कि जो भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस है जिसमें कुछ जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस है, SLE है, इसमें आपके प्लेटलेट काउंट आपके ज़्यादा रह सकते हैं, और अगर उसके प्लेटलेट काउंट कम हुए हैं तो वो अलग एंटिटी में जा रहा है, जैसे मैक्रोफैग एक्टिवेशन सिंड्रोम वगैरह, वो उसके कॉम्प्लिकेशंस है। तो उसमें हम जनरली प्लेटलेट काउंट थोड़ा सा हायर साइड में देखेंगे। प्लेटलेट काउंट कम क्यों होंगे? प्लेटलेट काउंट अगेन, इसको जब प्लेटलेट काउंट कम होते तो इसको हम बोलते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। और जैसा हमने समझा था कि बोन मैरो में प्लेटलेट बनते हैं और बाहर अगर वो जाते हैं तो उसको स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन किसी कारण से अगर आपके प्लेटलेट बन ही नहीं रहे, जो बोन मैरो वो काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि अप्लास्टिक एनीमिया है या फिर बोन मैरो सप्रेस होने वाले ड्रग्स दिए, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी आप किसी चीज़ के लिए दे रहे, किसी ट्यूमर के लिए दे रहे,
तो आपके प्लेटलेट काउंट कम होंगे। या फिर बोन मैरो इन्फिल्ट्रेट्स जा चुके, बोन मैरो को इन्फिल्ट्रेट्स पहुंच चुके, वहाँ पे गाउचर डिसीज के कारण इन्फिल्ट्रेट्स है, या फिर कोई मैलिग्नेंसी बोन मैरो में जाके बैठी हुई है जिसके कारण से बोन मैरो काम नहीं कर रहा है, तो आपका जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलेगा। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि प्रोडक्शन ही उसका कम हुआ है। अब अगर प्लेटलेट ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, अब डिस्ट्रॉय क्यों हो रहे हैं? तो कुछ एंटीबॉडीज बॉडी में बने हुए हैं जो प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका आईटीपी है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, या इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है जिसमें कुछ ये प्लेटलेट काउंट बनते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं, या किसी पेशेंट को बार बार प्लेटलेट देना पड़ा है और उसके बॉडी में अभी प्लेटलेट के एंटीबॉडीज तैयार हो गए जो उसको प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या टीटीपी में थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा है, या फिर नियोनेटल एलोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, जैसे मदर के बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके न्यूबॉर्न के बॉडी में आए हैं और उसके प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसके प्लेटलेट आपको कम मिलेंगे और उसके हिसाब से आपको डायग्नोसिस सस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब इसको कैसे समझना है उसके लिए भी एक पैरामीटर है, उसको समझेंगे। सबसे पहले कॉजेस समझ लेते हैं, फिर वैस्कुलाइटिस मतलब वो आपके कोई वैस्कुलाइटिस के जो डिसीजेस है, फॉर एग्जांपल हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, हेल्प सिंड्रोम है जो प्रेगनेंसी में होता है, या डेंगू है, उसमें वैस्कुलाइटिस के कारण प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होते हैं। मतलब जो वेसल्स है, छोटे छोटे वेसल्स है, उसके इन्फ्लेमेशन के कारण आपके प्लेटलेट लॉस होते हैं। अब ये जो पैथोलॉजी है ये ओवरलैप कर सकती है, मतलब एक ही डिसीज में दो तरह से प्लेटलेट भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंक्रीज कंजम्पशन है, मतलब जो प्लेटलेट है वो बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं जिसके कारण से उनका काउंट कम हो जाए। फॉर एग्जांपल डीआईसी है, डीआईसी में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लॉट बनने चालू हो जाते हैं डिसीज प्रोसेस के कारण, तो क्लॉट बनने में प्लेटलेट यूटिलाइज हो जाते हैं, इसलिए प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। और हेल्प सिंड्रोम में भी कभी कभी ऐसा होता है, उसमें कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी भी रहता है और साथ में आपके जो वेस्कुलाइटिस का भी कंपोनेंट रहता है। और चौथा कंपोनेंट जो हम समझे कि जो स्प्लीन है वो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट को अगर डिस्ट्रॉय कर रहा है तो इसके कारण से भी प्लेटलेट काउंट आपका ड्रॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइपरस्प्लीनिज्म करके एक एंटिटी होती है जिसमें प्लीन बहुत ज़्यादा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, उसका ट्रीटमेंट है उसका स्प्लीन निकाल दो। स्प्लीन जैसे ही निकाल लेते हैं प्लेटलेट काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन सब नॉर्मल होने लगता है। तो ये सारे कारण हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के। अब इसका प्लेटलेट का वॉल्यूम, जैसा हमने समझा था कि हमने देखा था कि RDW रहता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट रहता है, वैसे प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन वेट रहता है। और जैसा हम मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम देखते थे, MCV देखते थे, वैसे मीन प्लेटलेट वॉल्यूम रहता है। इसको देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिक्रीज प्रोडक्शन के कारण प्लेटलेट कम हुए या फिर इंक्रीज डिस्ट्रक्शन के कारण प्लेटलेट कम हुए। एक और कंसेप्ट जो हमको समझना है वो है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम के बारे में। तो मीन प्लेटलेट वॉल्यूम मतलब प्लेटलेट के साइज कैसे है। जैसा हमने समझा था कि बोन मैरो जो प्लेटलेट है उनके कम होने का कारण या तो डिक्रीज प्रोडक्शन है या फिर इंक्रीज डिस्ट्रक्शन है। तो एक मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बहुत से CBC की रिपोर्ट में हमको मिलता है। तो अगर ये मिलता है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लेटलेट बन कम रहे हैं या डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहे हैं। अगेन वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो स्ट्रिप में आपको मिल जाएंगे। तो इसके अलावा एक प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन वेट होता है, जैसा हमने समझा था कि RDW होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट होता है, वैसे प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन वेट होता है। तो अगर ये दिखाता है कि उसके साइज में कितना वेरिएशन, प्लेटलेट छोटे बड़े कितने हैं, तो अगेन ऐसे कंडीशन में आपको PS एडवाइस करना है मॉर्फोलॉजी देखने के लिए। अब जब मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो आपके प्लेटलेट जो है वो इमेच्योर ब्लड में ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब जो इमेच्योर प्लेटलेट्स होते हैं वो बोन मैरो से जल्दी आ रहे हैं। बोन मैरो में जब प्लेटलेट मैच्योर होते हैं तो स्टार्टिंग में उनका साइज बड़ा रहता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं उनका साइज कम कम होते आता है। अगर आपके मीन प्लेटलेट वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब ब्लड में प्लेटलेट की डिमांड ज़्यादा है, वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा प्लेटलेट भेजो, प्लेटलेट कम हो रहे हैं। और प्लेटलेट कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसका पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपका मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब आपके जो प्लेटलेट्स है उसकी डिमांड ज़्यादा है, बॉडी को प्लेटलेट ज़्यादा है और रिक्वायर्ड है, और जो है वो प्लेटलेट पेरीफेरी में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो अगर आपका मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और आपके प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं, मतलब आपके प्लेटलेट पेरीफेरी में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके इसमें एंटीबॉडीज है, टॉक्सिन्स है और कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और प्लेटलेट काउंट बढ़ गया है,
मतलब आपका बोन मैरो ज़्यादा प्लेटलेट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको ज़्यादा प्लेटलेट बढ़ाने के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? या तो कुछ जेनेटिक म्यूटेशन है या फिर उसको थ्रोम्बोपोएटिन के इंजेक्शंस लगे हैं, जिसके कारण से उसका मीन प्लेटलेट वॉल्यूम भी बढ़ा है और थ्रोम्बोपोएटिन के कारण से उसके प्लेटलेट काउंट भी बढ़े हुए हैं। तो इंक्रीज मीन प्लेटलेट वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि बोन मैरो हाइपर फंक्शन कर रहा है, मतलब बोन मैरो आपका नॉर्मल है। तो जब भी इंक्रीज मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक चीज पक्की है कि इसका बोन मैरो अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अगर मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कम होता है तो इसका मतलब है कि इसका बोन मैरो काम नहीं कर रहा है, इसका बोन मैरो सप्रेस हो गया है, जिसके कारण से प्लेटलेट नहीं बन रहे। तो आप उसको समझ सकते हैं कि ये प्लास्टिक एनीमिया में ऐसा कंडीशन हो सकता है, या किसी ड्रग्स के कारण बोन मैरो सप्रेस भी हो गया तो भी उसके मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कम होंगे। तो अगर आपका मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कम है, आपके प्लेटलेट कम है, तो जैसा हमने समझा बोन मैरो फेल्यूर है। फेल्यूर के कारण कुछ भी रह सकता है, ये प्लास्टिक एनीमिया या ड्रग्स रह सकता है। अगर आपका मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कम हुआ है लेकिन प्लेटलेट नॉर्मल है, तो आपने इसको सीकेडी के बारे में सोचना चाहिए। तो क्रोनिक किडनी डिसीज जो रहता है उसमें आपका मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कम होगा लेकिन प्लेटलेट्स नॉर्मल रहेंगे। अगर मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कम हुआ है और आपके प्लेटलेट बड़े हैं तो ये इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। तो जो इन्फेक्शन पैरामीटर है वो हर तरीके से काम करता है, वो आपके प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जिसके कारण से आपके प्लेटलेट कम हो गए। वो बोन मैरो को सप्रेस भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर वायरल इन्फेक्शन है तो बहुत बार बोन मैरो को सप्रेस करके आपका जो प्लेटलेट काउंट है उसको कम कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कम रहेगा। अगर वो आपके प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो आपका मीन प्लेटलेट वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। और अगर समझो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल भी है या फिर कभी कभी प्लेटलेट काउंट बढ़ भी गया है तो भी वो इन्फेक्शन रह सकता है। तो इन्फेक्शन प्लेटलेट काउंट को नॉर्मल भी रख सकता है, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है पेरीफेरी में, या बोन मैरो को सप्रेस करके भी प्लेटलेट को कम कर सकता है। तो इन्फेक्शन हर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सीबीसी में हमको इओसिनोफिल्स देखते हैं, इसका काउंट बहुत कम रहता है, लेकिन किसी किसी डिसीज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें इओसिनोफिल्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। तो ऐसे इसमें सारे एलर्जिक कंडीशन हमको सस्पेक्ट करने हैं। तो एलर्जिक कंडीशन में इओसिनोफिल्स बढ़ते हैं। इसके अलावा अस्थमा में ये बढ़ सकता है। जो पैरासाइट इन्फेक्शन रहते हैं स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल अमीबियासिस हो गया, एस्कैरिस के इन्फेक्शंस हो गए, इसमें आपका बॉडी का जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स रहता है वो पैरासाइट को, जिसके कारण से आपकी इओसिनोफिल्स काउंट बढ़े हुए मिलते हैं। फिर जो फिर कुछ मैलिग्नेंसीज हैं स्पेसिफिक, अगर वो इओसिनोफिल्स के प्रोजेनेटर को अगर वो स्टिमुलेट कर रहा है तो आपकी इओसिनोफिल्स के काउंट बढ़ेंगे। बेसोफिल्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम एलर्जीज, क्रोनिक डिसीजेस या फिर इसके टाइप से बढ़ते हैं, लीड पॉइजनिंग में थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो बेसोफिल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहते, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आप डायग्नोसिस में नहीं रहता। पर अगर मोनोसाइट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मोनोसाइटोसिस जिसके बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्रोनिक डिसीजेस आपको सस्पेक्ट करने हैं। क्रोनिक वायरल डिसीजेस है, क्रोनिक बैक्टीरियल डिसीज है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस है, या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज है, फॉर एग्जांपल अल्सरेटिव कोलोराइटिस या फिर क्रोन्स डिसीज। इस टाइप के डिसीजेस में आपके मोनोसाइट्स बढ़े हुए मिलेंगे। एसएलई है, एसएलई में भी आपको मोनोसाइट्स जो क्रोनिक कंडीशन में बढ़े हुए मिलेंगे। और कुछ मैलिग्नेंसीज जिसमें अगर स्पेसिफिक मोनोसाइट्स के प्रोजेनेटर को स्टिमुलेशन मिलता है तो ऐसे कंडीशन में आपके ये काउंट्स बढ़े हुए मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम सीबीसी को ध्यान से देखें, उसके स्ट्रिप्स को डिटेल में देखें, तो हम बहुत सारे कंडीशन को डायग्नोज कर सकते हैं।